नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टिप्स विथ भूपी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए इंडियन पॉलिटिकल का एक टॉपिक संघीय सरकार लेकर आए हैं। संघीय सरकार के भी अंतर्गत हम जो व्यवस्थापिका है उसको पढ़ेंगे। तो देखिए, सरकार के प्रमुखतः तीन भाग माने जाते हैं। सरकार के प्रमुखतः तीन भाग माने जाते हैं। कौन कौन से? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। आपसे पूछा जाए सरकार के कितने अंग या कितने भाग हैं, तो उसके तीन हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। जो कार्यपालिका होती है उसका भाग 5 होता है। भाग 5 के अंतर्गत है अनुच्छेद कौन सा है? 52 से 78 तक। अनुच्छेद 52 से 78 तक। इसका जो कार्य होता है वह होता है कानून को लागू करने का कार्य। क्या कार्य होता है? कानून का लागू करने का कार्य। और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जो हमारे राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, मंत्रिपरिषद आते हैं, केग आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं। वे सभी इनके कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। जो हमारा जो अगला है व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका का भी उल्लेख भाग 5 में है, जो अनुच्छेद है 79 से 123 तक। अनुच्छेद 79 से 123 तक इसका वर्णन मिलता है। इसका जो मुख्य कार्य होता है वह होता है कानून का निर्माण करना। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? कानून का निर्माण करता। जो हमारा जो अंतिम भाग है वह है न्यायपालिका। न्यायपालिका का क्या कार्य होता है कि जो व्यवस्थापिका द्वारा कानून का निर्माण किया गया है और जो कार्यपालिका द्वारा कानून को लागू किया गया है, उस जो कानून बना है उसकी समीक्षा करने का कार्य किसका होता है? न्यायपालिका का होता है। इसका भी भाग 5 के अंतर्गत ही उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद है 124 से 147 तक। यहाँ से आपके 3 प्रश्न पूछे गए हैं कि पहला तो है जो संघीय सरकार होता है उसके कितने भाग होते हैं। तो पहला प्रश्न तो इसका उत्तर होगा 3 होते हैं। कौन कौन से? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। अगला जो प्रश्न होता है इनका उल्लेख कौन से संविधान के किस भाग में मिलता है? तो इन तीनों का ही उल्लेख संविधान के 5वें भाग में मिलता है। और जो तीसरा प्रश्न है वह है कि इनका अनुच्छेदों का वर्णन, कि जो कार्यपालिका है उसका अनुच्छेद 52 से 78 तक, जो व्यवस्थापिका है उनका अनुच्छेद 79 से 123 तक, और जो न्यायपालिका है उनका अनुच्छेद 124 से 147 तक मिलता है। इसके अंतर्गत कौन आती है? सर्वोच्च न्यायपालिका आती है। आगे देखिए, जो संघीय सरकार है, जो व्यवस्थापिका है, उसको देखिए भारत में किस नाम से जाना जाता है? उसको भारत के अंतर्गत संसद के नाम से जाना जाता है। जो व्यवस्थापिका है उसको भारत के अंतर्गत संसद के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, देश बहुत सारे हैं, उनके सभी को कार्य संचालन के लिए सरकार की आवश्यकता पड़ती है। तो अलग अलग जो देश हैं उनमें संसद को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो पहला देखिए, जो हमारा पहला है वह है जापान। जापान को संसद के किस नाम से जाना जाता है? डाइट के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में क्या नाम से जाना जाता है? कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। चीन के अंतर्गत जनवादी कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। और पाकिस्तान के अंतर्गत नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। और इराक के अंदर जाना जाता है मजलिस के नाम से जाना जाता है। आप इनको पुनः बार बार दोहराइए, नोट्स को बार बार में पढ़िए। तो देखिए, एक बार फिर से देखिए, जापान के अंदर इनको डाइट के नाम से जाना जाता है। अमेरिका के अंतर्गत कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। चीन के अंतर्गत जनवादी कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान के अंतर्गत नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। और इराक के अंदर संसद को मजलिस के नाम से जाना जाता है। ये तो हुई हमारी जो पहली जो मोटा मोटी मुख्य मुख्य बात थी। अब देखिए हमारे टॉपिक के ऊपर, संसद के ऊपर आते हैं। तो देखिए, ये क्या कहता है कि जो हमारी संसद है, जो व्यवस्थापिका है, उसके अंदर क्या होता है? जो संसद होता है उसमें आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कितने सदन होते हैं। पहला प्रश्न है संसद के कितने सदन होते हैं। तो संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। संसद के कितने सदन होते हैं? 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर आपसे पूछा जाए कि संसद के अंग कितने होते हैं, संसद के अंग कितने होते हैं, तो आपका उत्तर होगा संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वे अंग होते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इन तीनों को मैंने क्रम से ही रखा है। पहला कौन सा होता है 3 अंगों के अंतर्गत? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा।
तो आज जो हमारी ये वीडियो है इसके अंतर्गत हम पहला जो है लोकसभा उसको पढ़ते हैं। देखिए, लोकसभा है जो उसका वर्णन हमारे अनुच्छेद 81 के अंतर्गत मिलता है। अनुच्छेद 81 के अंतर्गत मिलता है। देखिए, 3 अनुच्छेद हैं, 79, 80 और 81। 79 के अंतर्गत तो मिलता है भारत की एक संसद होगी, भारत की एक संसद होगी। और अनुच्छेद 81 में मिलता है कि संसद के अंतर्गत अनुच्छेद 81 में लोकसभा का गठन। और जो 80 है उसके अंतर्गत है राज्यसभा का गठन का वर्णन मिलता है। तो देखिए, जो लोकसभा है उसको अलग अलग किन किन नामों से जाना जाता है। लोकसभा को निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। इसको अस्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सदन बिल्कुल भी स्थायी नहीं होता। ये 5 वर्ष के लिए सरकार बनाई जाती है। अगर बहुमत नहीं मिलता है तो उसको 5 साल से पूर्व भी इसको भंग किया जा सकता है। इसको प्रथम सदन के नाम से भी जाना जाता है और इसको लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है? लोकसभा के अन्य नाम हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि जो निम्न सदन है उसको किस नाम से जाना जाता है। आपको उत्तर दे दिया जाता है ऑप्शन के अंतर्गत राज्यसभा, लोकसभा या दोनों या कोई नहीं। तो निम्न सदन के अंतर्गत लोकसभा का नाम से जाना जाता है। देखिए, एक प्रश्न है जो पिछली बार पूछा गया था कि जो लोकसभा है, जो लोकसभा का नाम है उसे हाउस ऑफ द पीपुल कब पड़ा। लोकसभा का नाम हाउस ऑफ द पीपुल कब पड़ा? तो इसका उत्तर होगा 1954 में। जो लोकसभा का नाम है हाउस ऑफ द पीपुल 1954 के अंतर्गत पड़ा। अब देखिए, हम लोकसभा का जो गठन है वह देखते हैं। जो लोकसभा का गठन है हम देखेंगे जनसंख्या 1971 के अनुसार। जनसंख्या 1971 के अनुसार। देखिए, जो लोकसभा की सीट है उसके लिए जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? लोकसभा की एक सीट के लिए जनसंख्या कम से कम 5 लाख होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि लोकसभा की एक सीट के लिए जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, आपको ऑप्शन दे दिया जाए 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख या 7 लाख, तो उसके लिए सीटों की संख्या कितनी होगी? कम से कम जनसंख्या कितनी होगी? 5 लाख होगी। फिर देखिए, जो लोकसभा की सीटें हैं उनका वितरण किस प्रकार किया जाता है। जो हमारी लोकसभा जो ये सीटें होती हैं, लोकसभा की जो अधिकतम सीटें होती हैं वो कितनी होती है? कुल 552 होती है। कितनी होती है? 552 होती है। 552 में से भी जो 530 है वह तो राज्यों से होती है और जो 20 होती है उसमें केंद्र शासित प्रदेशों से आती है। जो 530 होती है वह तो 29 राज्यों से आती है और जो 20 होती है वह केंद्र शासित प्रदेशों से आती है और जो 2 होती है वो आंग्ल भारतीय समूह के राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। इनमें से भी देखिए, जो 530 सीटें होती हैं इनमें से 552 में से वो तो आती हैं 29 राज्यों से। कितने? 29 राज्यों से। और जो 20 सीटें होती हैं वे आती है केंद्र शासित प्रदेशों से अंतर्गत। 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत आती है, जिनमें से भी पहले 13 सदस्य आते थे। कितने सदस्य आते थे? 13 सदस्य आते थे। और जो 2 सदस्य होते थे इनको राष्ट्रपति क्या करता था? मनोनीत करता था आंग्ल भारतीय समूह को। ये तो हो गई पहले की बात। अब वर्तमान के अंतर्गत क्या है? वर्तमान में कुल कितनी सीटें हैं? वर्तमान में कुल 545 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 545 सीटें हैं, जिनमें से 524 तो आते हैं 28 राज्यों से। कितने राज्यों से? 28 राज्यों से। और जो 26 सीटें हैं वो कहाँ से आती है? केंद्र शासित प्रदेशों से। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। कितनी है? 8। क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि यहाँ पर जो सीटों की संख्या होती है वह होती है 530। अब जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया तो राज्य में से इनकी 6 सीटें कम हो जाएगी और केंद्र शासित प्रदेश में 6 संख्या ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर बच गए 524। यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों में संख्या आ गई 26 और 2 आ गई आंग्ल भारतीय समूह की। ठीक है, अब आगे देखिए। अब देखिए, आपको एक यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार कि सरकार बनाने के लिए कौन सा जादुई आंकड़ा चाहिए। सरकार बनाने के लिए कौन सा जादुई आंकड़ा चाहिए? तो वह है कि 553 सीटों में से 252 सीटें जिस सरकार को मिल जाती है वह अपनी सरकार बना लेती है। यानी 543 में से 272 सीटें जिस भी पार्टी को मिल जाती है वह अपनी सरकार बना लेती है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि हमने जो संख्या पढ़ी थी वह तो पढ़ी थी 545 और यहाँ पर बात हो रही है 543 की। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो 543 होती है वह तो हो गई मुख्य मुख्य और जो 2 होते हैं उनको
जो राष्ट्रपति है वो क्या करता है, मनोनीत करता है, उनको शामिल नहीं किया जाता है इसके अंतर्गत। फिर देखिए, जो सरकार बनाने के लिए 543 में से 252 सीटें अनिवार्य होती है। फिर देखिए आगे, जो लोकसभा है उनमें जो कौन कौन से राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक सीटें हैं, ये भी प्रश्न आपसे बार बार पूछा गया है। जब लास्ट के अंतर्गत मैं एक प्रश्न की जब लिस्ट लेके आऊँगा, पूरी एक वीडियो लेकर आऊँगा, तब मैं वहाँ पर आपसे बताऊँगा कि कौन कौन से एग्जामों में पूछा गया है कि जो लोकसभा की जो अधिकतम सीटें वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे अधिक सीटें हैं वह है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं, 80 सीटें हैं। महाराष्ट्र की कितनी हैं, 48 सीटें। पश्चिम बंगाल की 42 और बिहार की 40 सीटें लोकसभा के अंतर्गत है। उत्तर प्रदेश की 80, महाराष्ट्र की 48, पश्चिम बंगाल की 42 और बिहार की 40। इन चारों की मुख्य मुख्य सीटें निम्नानुसार है। फिर आगे देखिए, जो हमारा जो राजस्थान है उसके अंदर भी महत्वपूर्ण सीटें हो जाती हैं। तो राजस्थान में कितनी सीटें हैं, लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं, 25 सीटें। और 2 जून को जब आंध्र प्रदेश तेलंगाना से अलग हुआ था, तब आंध्र प्रदेश में भी कितनी सीटें हो गई, 25। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के समान ही 25 सीटें अन्य और किस राज्य में हैं, तो वह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश तेलंगाना से कब अलग हुआ, 2 जून को अलग हुआ। तो आंध्र प्रदेश के भी अंतर्गत कुल 25 लोकसभा की सीटें हैं। ये तो गई अधिकतम सीटें वाली बात, सबसे ज़्यादा यूपी में हो गई। फिर यहाँ पर देखिए, फिर है लोकसभा में कम सीटों वाले राज्य, कि लोकसभा में कम सीटें कहाँ कहाँ पर है। तो मैं मुख्य मुख्य ले रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, एक तो हो गया सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम। यहाँ पर लोकसभा की सीटें कितनी हैं, एक एक है। कितनी हैं, एक एक सीटें हैं। और इनकी अब लोकसभा की जो सदस्य हैं उनकी योग्यता की बात करते हैं। तो उनकी योग्यता क्या है, निम्नानुसार है। मुख्य 5 ही योग्यता उनमें होनी चाहिए जो लोकसभा के सदस्य हैं। पहली योग्यता क्या है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और जो दूसरी है, उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। मित्रों ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बार बार एग्जाम में पूछी गई है कि लोकसभा का जो सदस्य है उसकी जो आयु है कितनी होनी चाहिए। तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। जो हमारी जो अगली है जो शर्त है, वह है कि वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वह पागल या दिवालिया घोषित न किया हुआ हो, वह पागल या दिवालिया घोषित न हो, और उसका मतदाता सूची के अंतर्गत नाम भी होना चाहिए। 5 योग्यता है मुख्य मुख्य कौन कौन सी, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, या उसको दिवालिया या पागल घोषित नहीं किया हो, और उसका मतदाता सूची के अंतर्गत उसका नाम होना चाहिए। ये एक मुख्य मुख्य 5 जो उसकी योग्यता से संबंधित बातें थी। आगे देखिए, जो लोकसभा होती है उसका कार्यकाल। जो लोकसभा होता है उसका जो कार्यकाल होता है वह मुख्यतः कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। लेकिन ये भी क्या होता है, स्थायी न होकर बल्कि क्या होता है, अस्थायी होता है। क्यों, क्योंकि ये बहुमत के द्वारा बनाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये कार्यकाल क्या होता है, अस्थायी होता है। और सरकार के पास जब तक बहुमत होगा तब तक वह सरकार बनी रहेगी 5 वर्ष के अंतर्गत, 5 वर्ष के अंतर्गत। और अगर उनमें यदि 5 वर्ष के भीतर जो विपक्ष की सरकार है उनके द्वारा जब पक्ष रखा जाता है कि आप अपना क्या बहुमत दिखाओ, तो उनको बहुमत स्पष्ट करना पड़ता है। अगर वह बहुमत स्पष्ट नहीं कर पाते हैं तो उनकी सरकार गिर जाती है। तो जो कार्यकाल होता है लोकसभा का वो 5 वर्ष का होता है। वह भी क्या होता है, अस्थायी होता है। ठीक है। फिर इसके आगे देखिए, जो 2 महत्वपूर्ण संशोधन हुए थे, 2 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए थे। वे संविधान संशोधन क्या कहते हैं, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वह इंदिरा गांधी के समय हुआ था। ये 42वां संविधान संशोधन क्या कहता है, कि ये कहता है कि लोकसभा और जो विधानसभा है, लोकसभा और विधानसभा है, उनका कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इंदिरा गांधी के समय जो लोकसभा थी और विधानसभा थी उनका कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। फिर इंदिरा गांधी सरकार के बाद जब मोरारजी देसाई की जब सरकार आई तो उन्होंने 44वां संविधान संशोधन किया। उन्होंने क्या किया कि जो 5 वर्ष से 6 वर्ष किया था इंदिरा गांधी के समय पर, उसको पुनः 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया था।
किसकी सरकार के समय? मोरारजी देसाई की सरकार के समय। आगे देखिए, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, जो उनका चुनाव किस प्रकार होता है? तो लोकसभा का जो सदस्य का चुनाव है वह वयस्क मताधिकार के द्वारा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? वयस्क मताधिकार के द्वारा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किए जाते हैं। कि जो भी सांसद जो लोकसभा में जाना चाहता है वो जनता उसको सीधा वोट करेगी और वोट में अगर जीतेगा तो वह लोकसभा का सदस्य माना जाएगा। फिर आगे देखिए, जो लोकसभा के सदस्य वो वयस्क मताधिकार पर हो रही है, तो पहले जो वयस्क मताधिकार की जो वोट डालने की जो आयु थी वह कितनी थी? वह पहले 21 वर्ष थी। कितनी थी? 21 वर्ष थी। लेकिन 61वां जब संविधान संशोधन हुआ तो 21 वर्ष से घटाकर आयु कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। वयस्क मताधिकार की पहली आयु कितनी थी? 21 वर्ष थी। लेकिन 61वां संविधान संशोधन हुआ तो आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। जब एक व्यक्ति एक सांसद बन जाता है तो उसको एक सांसद कोष राशि दी जाती है। क्यों? अपने क्षेत्र के विकास करने के लिए। तो वह जो सांसद की राशि होती है वह कितनी होती है? उसको प्रति वर्ष 5 करोड़ की राशि कम से कम अपने क्षेत्र के विकास के लिए मिलती है। प्रति वर्ष कितनी मिलती है? 5 करोड़ की राशि अपने क्षेत्र के लिए विकास के लिए मिलती है। आगे देखिए कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? जो आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाए कि लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलवाई जाती है। किसी कारणवश यदि राष्ट्रपति उनको शपथ न दिलवा पाए तो जो राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्त व्यक्ति होता है, जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति होता है, जिसे क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। वह उन जो सांसद है उनके सदस्यों को शपथ दिलवाता है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं कि जो सांसद हैं, जो लोकसभा के सदस्य हैं, उनको शपथ कौन दिलाता है? तो पहला आपका उत्तर होगा राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति किसी कारण से उनको शपथ न दिलवा पाए तो उनको शपथ कौन दिलवाता है? जो कि अन्य व्यक्ति दिलाता है, जिसका क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। आगे देखिए, आगे है गणपूर्ति या कोरम। कि संसद की है जो कार्रवाई चलाने के लिए कम से कम कितनी सीटें होने, कितने व्यक्तियों की उपस्थिति होना जरूरी है। तो देखिए, जो गणपूर्ति है, जो कोरम है, अनुच्छेद 100 के अंतर्गत इसका वर्णन है। ये गणपूर्ति वाला क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी बैठक को बुलाने के लिए कम से कम 1/10 सदस्यों की उपस्थिति होना जरूरी है। कितनी? 1/10। हमने 545 सीटें पढ़ी थी। 545 का 1/10 होगा 54.5। आधा तो व्यक्ति होता नहीं है, इसलिए कुल संख्या कितनी हो जाएगी गणपूर्ति के लिए? 55 सदस्य हैं। अगर मान लो किसी दिन संसद के अंतर्गत 55 सदस्य नहीं पहुँचे, लोकसभा के अंतर्गत 55 सदस्य नहीं पहुँचे, तो वह जो कार्यवाही है वह अगले दिन के लिए स्थगित कर दी जाती है। ये तो हुई हमारी लोकसभा की बातें। अब आगे देखिए, जो लोकसभा के अंतर्गत जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं उनकी चर्चा करते हैं। जो लोकसभा के अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष होते हैं ये इनको अलग से चुना नहीं जाता है। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, उन्हीं में से अपने में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना जाता है। उन्हीं को अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुना जाता है। अब आपके लिए एक प्रश्न है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं उनको शपथ कौन दिलवाता है? कौन दिलवाता है? मैं बता देता हूँ। जो लोकसभा के अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष होते हैं उनको शपथ कोई नहीं दिलाता। क्यों नहीं दिलाता? इसके पीछे कारण ये है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष होते हैं वो क्या करते हैं? अपने में से ही चुने जाते हैं। अपने में से ही चुने जाते हैं, यानी वे सांसद के रूप में पहले ही शपथ ले चुके होते हैं। इसलिए लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संसद नहीं दिलवाई जाती है, क्योंकि वे पहले ही सांसद के रूप में शपथ ले चुके होते हैं। फिर देखिए, जो अध्यक्ष होते हैं, जो लोकसभा के अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष होते हैं, उनमें से अध्यक्ष के कार्य क्या क्या होते हैं? देखिए, उनमें से जो कार्य होते हैं वे सबसे पहला कार्य है कि सदन की कार्यवाही को सही रूप से संचालित करना। कि सदन की कार्य सही रूप से चल रही है या नहीं चल रहा, इसका देख रेख का भी कार्य किसका होता है? अध्यक्ष का होता है। जो निर्णायक मत है उसका भी प्रयोग करना। कि ये कभी हम विधेयक लाते हैं तो उसमें क्या होता है, कई बार समान मत आ जाते हैं, तो उनमें से भी जो अध्यक्ष है वह अपने अनुच्छेद 100 के अंतर्गत अपना जो
निर्णायक मत है उसका प्रयोग कर सकता है। तो उसका क्या है, निर्णायक मत का प्रयोग करना। अगला है दल बदल के आधार पर किसी सदस्य की सदस्यता का निदान करना, कि दल बदल के आधार पर भी किसी भी सदस्य की क्या कर सकता है, सदस्यता का निदान कर सकता है। आगे देखिए, इनके अलावा कुछ जो हमारे विशेष तथ्य हैं वह क्या कहते हैं। देखिए, ये बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग एग्जामों में, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो देखिए, पहला है कि जो प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन रहे हैं, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो वो रहे गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन रहे, गणेश वासुदेव मावलंकर। हम इसको किस प्रकार याद कर सकते हैं कि किसी भी कार्य का जब हम शुभारंभ करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, गणेश जी का पूजा करते हैं, गणेश जी करते हैं। तो यहाँ पर भी आप इस प्रकार ध्यान रख सकते हैं कि जो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे वो कौन थे, गणेश जी से आप याद रख सकते हैं। तो उनका नाम, पूरा नाम क्या है, गणेश वासुदेव मावलंकर। आगे देखिए, जो ये तो बात होगी अध्यक्ष की। अब जो लोकसभा के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो कौन थे, एम अनंता सय्यनम अय्यर। एम अनंता सय्यनम अय्यर, ये कौन थे, ये लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। फिर आगे देखिए, जो लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो तो हमने बात करी कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, ये है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। ये प्रथम नहीं है, ये महिला अध्यक्ष है। इनका क्या नाम था, मीरा कुमारी। क्या नाम था, मीरा कुमारी। ये थी लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। फिर बात आती है कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिड़ला। कौन है, ओम बिड़ला। और जो हमारे वर्तमान में जो उपाध्यक्ष है उनका पद क्या है, खाली है। जैसे उनका पद भरेगा मैं आपको सूचित कर दूंगा। आगे देखिए, ये तो गई हमारी मुख्य मुख्य बातें कि हमारे जो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा के उपाध्यक्ष एम अनंता सय्यनम अय्यर। और जो हमारी लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी वह थी मीरा कुमारी। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिड़ला। फिर उसके आगे देखिए, जो संसद के दोनों सदन होते हैं उनकी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। जब लोकसभा के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है तो उनकी अध्यक्षता भी कौन करता है, उनकी अध्यक्षता भी लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। कौन करता है, संसद के द्वारा जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है दोनों सदनों की तो उसकी अध्यक्षता भी कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। अब देखिए, कुछ अन्य विशेष तथ्य और हैं। ये क्या कहते हैं कि आज तक दो अध्यक्ष ऐसे हुए हैं, क्या हुए, आज तक दो अध्यक्ष ऐसे हुए हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। क्या हुई है, पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। कौन कौन से हैं, पहले थे जो हमारे जो पहला अध्यक्ष थे लोकसभा के गणेश वासुदेव मावलंकर, उनकी पद पर रहते हुए ही मृत्यु हुई है। और जो हमारे दूसरे थे वे थे जीएमसी बालयोगी। कौन थे, जीएमसी बालयोगी। कि आज तक केवल दो ही अध्यक्ष ऐसे हुए हैं जो पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। कौन कौन से, गणेश वासुदेव मावलंकर और जीएमसी बालयोगी। इसके बाद जो हमारा जो अंतिम पड़ाव है वह क्या कहता है कि आज तक लोकसभा के दो अध्यक्ष ऐसे हुए जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया है। देखो, वो जो पहले वाले थे गणेश वासुदेव मावलंकर और बालयोगी, वो तो थे कि पद पर रहते हुए मृत्यु, और इन्होंने दोनों ने क्या किया था, अपने पद से क्या दिया था, त्याग पत्र दिया था। दोनों में अलग अलग डिफरेंस है, अलग अलग है। तो इनमें कौन है, नीलम संजीव रेड्डी और गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। कौन कौन है, नीलम संजीव रेड्डी और गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। तो आज हमने जो व्यवस्थापिका थी उसके अंदर संसद को पढ़ा, संसद के हमने भी लोकसभा को पढ़ा। लोकसभा के अंतर्गत हमने लोकसभा की पूर्ण कार्यवाही देखा, उसकी योग्यता देखा, उसके कार्य देखे, उनकी सीटों का निर्धारण देखा। और उसके अलावा जो हमने अध्यक्ष देखा, अध्यक्ष के कार्य देखे, और कौन कौन से व्यक्ति पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, और कौन कौन से व्यक्ति जो हमारे पद पर रहते हुए उन्होंने त्याग पत्र दिया, ये देखा। इसके अगली जो वीडियो है वह राज्यसभा के लिए होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके जो अन्य मित्र हैं उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद। और इसकी जो PDF है वह मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगा।